हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप सभी का इस वीडियो लेक्चर में स्वागत है। आज क्लास 10th का टॉपिक वास्तविक संख्याएं, जो कि पहला टॉपिक है। तो इसके कॉन्सेप्ट को हम लोग सीखते हैं। तो क्लास 9th में जो हम लोगों ने पढ़ा है कुछ नंबर्स के बारे में, उनको एक बार देख लेते हैं, जिससे कि इस चैप्टर का कॉन्सेप्ट और अच्छे से क्लियर हो। तो सबसे पहला नंबर्स होता है प्राकृतिक संख्याएं। जो गिनती वाली संख्याओं को हम लोग प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। इन्हें n से प्रदर्शित किया जाता है, जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 डॉट डॉट इन्फिनिटी तक। ठीक है, इस तरीके से ये प्राकृतिक संख्याएं कहलाती हैं। इसके बाद और प्राकृतिक संख्याओं की शुरुआत कहाँ से होती है? 1 से। तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन है? 1 है। इस तरीके से इसके बाद आता है पूर्ण संख्याएं। तो इसको हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। तो पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं? इन्हें W से प्रदर्शित किया जाता है। W इक्वल टू ना, तो 0 प्राकृतिक संख्या कौन सी? 1 2 3 है ना। इसमें यदि हम लोग क्या मिला देते हैं? 0, तो इस तरीके से ये पूर्ण संख्याओं का समूह क्या हो जाता है? प्राप्त हो जाता है। इसके बाद हमारा आता है पूर्णांक। जिसको हम लोग इंटीजर बोलते हैं। इंटीजर्स। अब जैसे पूर्ण संख्याओं के समूह में बात की गई, तो पूर्ण संख्या 0 होती, 1 होती, 2 होती, 3 होती, 4 होती, 5 होती, डॉट डॉट इस तरीके से। और अब प्राकृतिक संख्याओं के ऋणात्मक अंक -1 -2 -3 -4 -5 इस तरीके से जो हम लोग ये नंबर्स हैं, ये क्या कहलाते हैं? पूर्णांक कहलाते हैं। अब 0 के बाईं तरफ के पूर्णांक क्या होते हैं? 0 के बाईं तरफ के जितने भी पूर्णांक होते हैं, ये आपके क्या कहलाते हैं? ऋणात्मक पूर्णांक, नेगेटिव इंटीजर्स, ऋणात्मक पूर्णांक, या हम लोग कहें नेगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, और 0 के दाएं तरफ के पूर्णांक ये आपके कहलाते हैं धनात्मक पूर्णांक। धनात्मक पूर्णांक, जिसको हम लोग बोलते हैं पॉजिटिव इंटीजर्स। ठीक है, और इसके बाद हम लोग बात करते हैं शून्य। शून्य की जो बात की जाए, शून्य ना ही धनात्मक होता और ना ही धनात्मक और ना ही ऋणात्मक। ठीक है, शून्य ना ही धनात्मक होता है और ना ही ऋणात्मक होता है। ठीक है, अब इसके बाद आता है रेशनल नंबर्स, परिमेय संख्याएं। परिमेय
संख्याएं। जैसे 22/7 कह दिया जाए, 22/7, तो ये आपकी क्या है, एक परिमेय संख्या है, ठीक है। और जैसे बात कर लेते हैं 2/5, और बात कर लेते हैं -7/2, ठीक है। तो इस तरीके से और भी बात कर लेते हैं, जैसे 4 हो गया, -5 हो गया। तो ये सभी आपके क्या हैं, परिमेय संख्या है। जितने भी पूर्णांक हैं वो सभी आपके क्या कहलाते हैं, परिमेय संख्या कहलाते हैं। और लेकिन बात की जाए, यदि बात कर ली जाती है जैसे 0/5, तो ये भी क्या है, ये आपका देखो ये P/Q के रूप में है, ठीक है। मैं देखा जाए तो यहाँ से P0 है, Q5 है। और लेकिन बात कर ली जाए आपसे, कह दिया जाए कि 5/0, तो यहाँ से देखा जाए P/Q के रूप में यदि देखा जाए तो यहाँ से Q आपका क्या है, 0 है। लेकिन जो परिभाषा में कहा है Q नॉट इक्वल टू 0 हो, Q नॉट इक्वल टू क्या हो, 0 हो, तो उस कंडीशन को ये क्या कर रहा, फॉलो नहीं कर रहा, इसलिए आपका ये परिमेय संख्या नहीं हो सकती, ठीक है। इस तरीके से इसके बाद हम लोग देखते हैं अपरिमेय संख्याएं। इसके बाद का टॉपिक है अपरिमेय संख्याएं। अपरिमेय संख्याएं, इरेशनल नंबर, ठीक है। तो इरेशनल नंबर्स क्या होते हैं, तो ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। ऐसी संख्याएं जिन्हें हम लोग P/Q के रूप में नहीं लिख सकते, ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं, अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं। जैसे एग्जांपल देख लेते हैं हम सभी, ठीक है। फॉर एग्जांपल देख लेते हैं, तो यहाँ से हम लोग देखें जैसे कौन सी संख्या है जिनको हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते। जैसे √2 हो जाए, √3 हो जाए, √5 हो जाए, ठीक है, √10 हो जाए, ठीक है। इस तरीके से जितने भी नंबर्स हैं, ठीक है, वो हमारी अपरिमेय संख्या है। और जैसे पाई है, तो पाई भी एक कैसी संख्या, अपरिमेय संख्या, ठीक है। पाई का मान देखो 22/7, तो ये एग्जैक्टली इसके बराबर नहीं, मतलब ये माना गया रूप है, ठीक है। इस वजह से 22/7 आपकी जो होती है वो परिमेय संख्या होती है। लेकिन जो पाई है, तो पाई का मान वास्तव में अभी तक एग्जैक्ट मान नहीं खोजा जा पाया है, इस वजह से पाई का मान जो है एक अपरिमेय संख्या के रूप में आता है। तो इस तरीके से आपके जितने भी नंबर्स हैं ये सब क्या हैं, अपरिमेय संख्या हैं। और जैसे अब बात कर ली, जैसे 2/√, कितना 3 मान ले या 2 मान ले, तो ये इस तरीके से नंबर्स जो भी हैं वो भी क्या हैं, आपके अपरिमेय संख्या है, ठीक है। इसके बाद हमारा आता है वास्तविक संख्या, जो रियल में टॉपिक है, ठीक है। तो वास्तविक संख्याएं जैसा कि हमारा क्लास 10th का टॉपिक है वास्तविक
जैसा कि हमारा टॉपिक है वास्तविक संख्याएं। वास्तविक संख्याएं ये परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलके बनी वास्तविक जो संख्याएं हैं ठीक, परिमेय और अपरिमेय संख्याओं से मिलके बनी हुई होती हैं वास्तविक संख्याएं। ठीक है, तो ऐसी संख्याएं जो परिमेय और अपरिमेय दोनों होती हैं वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, तो अब इस टॉपिक के कॉन्सेप्ट में यदि हम लोग देखें तो इसमें आता है एक यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। ठीक है, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग कहाँ होगा? यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म में होगा। ठीक है, अब यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म से क्या होगा? दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF निकाला जाएगा। ठीक है, और अंकगणित की आधारभूत प्रमेय से दो धनात्मक संख्याओं का HCF और ठीक है HCF और LCM, ठीक है, इन दोनों को हम लोग ज्ञात करना सीखेंगे। ठीक है, HCF और LCM दोनों निकालना सीखेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से सबसे पहले हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका पढ़ते हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले हम लोग देखते हैं प्रमेयिका क्या होती है। तो सबसे पहले हम लोग प्रमेयिका शब्द का अर्थ समझते हैं। प्रमेयिका प्रमेयिका ठीक है, तो प्रमेयिका शब्द का मतलब ही है कि यह एक सिद्ध किया हुआ कथन होता है, इसे अन्य कथन को सिद्ध करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, तो अब यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका, तो मैं यदि यहाँ से आपको समझाना चाहूँ तो दो नंबर्स में लेता हूँ। मान लेते हैं 21 है और 5 है। ठीक है, और इसमें से बड़ा कौन है? 21 है। तो मैं यदि 5 से 21 को भाग दिलाता हूँ 21 को, तो कितनी बार में जाएगा? मैं देखता हूँ 5 चौके 20। इस तरीके से जब मैं घटाता हूँ तो शेषफल आपका 1 बच जाता है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों ने कक्षा 6, 7, 8 में सीखा होगा कि भाज्य बराबर भाजक गुणे भागफल, है ना, और प्लस शेषफल। तो इस कॉन्सेप्ट को आप सभी ने सीखा होगा। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोगों का जो भाज्य देखते हैं तो यहाँ से भाज्य कितना आता है? 21, और भाजक कितना है? 5 है। ठीक है, और गुणे भागफल कितना है? 4 है, और शेषफल कितना देखा जाए तो 1 है। तो इस तरीके से जो ये कॉन्सेप्ट बना आपका, ठीक है, तो जो ये कॉन्सेप्ट बना, इस कॉन्सेप्ट पर अगर ध्यान दिया जाए, ठीक है, तो यही क्या है? आपकी यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। तो कहा जाता है कि जो ये भाजक होता है, जो
यहाँ से बात की जाए शेषफल की, जो शेषफल होता है हमेशा या तो जीरो के बराबर होता है, ठीक है, या तो फिर जीरो से बड़ा होता है, लेकिन भाजक b से हमेशा ये क्या रहता है, छोटा रहता है। भाजक b से हमेशा क्या रहता है, ये छोटा रहता है। तो इस प्रकार हम लोग यहाँ से यदि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का कॉन्सेप्ट देखें तो जो हम लोग मान लेते हैं, माना दो धनात्मक पूर्णांक a और b हैं, a और b हैं, और a बड़ा है किससे, b से, a बड़ा किससे है, b से। तो मैं b से यदि भाग कराता हूँ a को, यदि मैं 20 से भाग कराता हूँ a को, तो मान लेते हैं यहाँ अद्वितीय संख्या आपकी क्या आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, माना अद्वितीय संख्या आपकी कितनी आ जाएगी, क्यों आ जाएगी, और शेषफल कितना आ जाएगा, r आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से जब हम लोग देखते हैं तो यहाँ से जब मैं लिखता हूँ तो a बराबर है ना, इस कॉन्सेप्ट पर मैं लिखूँगा तो a बराबर होता है b इंटू क्यू प्लस r, जहाँ r जो होता है, ठीक है, जहाँ r जो होता है या तो जीरो के बराबर होता है, या तो जीरो से क्या होता है, बड़ा, या तो जीरो से क्या होता है, बड़ा होता है। शेषफल हमेशा या तो जीरो रहेगा या तो जीरो से बड़ा। जीरो से बड़ा का मतलब 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, लेकिन जो भाजक होगा, भाजक से हमेशा क्या रहेगा, आपका शेषफल छोटा ही रहेगा, ठीक है। भाजक जैसे यहाँ पर 5 है तो शेषफल हमेशा क्या हो सकता है, मैं शेषफल की बात करूँ तो शेषफल या तो जीरो हो सकता है, या तो 1 हो सकता है, या तो 2, या तो 3, या तो 4, ठीक है। इस तरीके से इन नंबरों में से कोई भी नंबर्स आपका हो सकता है, ठीक है। इन नंबरों में यदि देखा जाए तो शेषफल या तो जीरो हो सकता है, या तो 1, या तो 2, या तो 3, या तो 4। लेकिन आपसे कहा जाए 5 तो 5 भी नहीं हो सकता है, ना ही 5 से कोई बड़ा नंबर हो सकता है, और ना ही कोई माइनस की संख्या आ सकती। शेषफल कभी ऋणात्मक नहीं होता है। इस वजह से हम ये कॉन्सेप्ट पर ध्यान देते हैं। तो a बराबर होता है b इंटू क्यू, a बराबर होता है b इंटू क्यू प्लस r, जहाँ तो इस प्रकार हम लोग ये यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये गणितीय रूप होता है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये गणितीय रूप होता है। तो मैं इसकी डिफिनीशन की बात करूं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका की, तो दो धनात्मक पूर्णांक जहां r या तो जीरो के बराबर होगा, r या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो से बड़ा, लेकिन भाजक b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा होता है, ठीक है। इस कथन को हम लोग यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका कहते हैं। दो धनात्मक पूर्णांक a और b दिए रहने पर एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या, हमने कहा एक ऐसी अद्वितीय पूर्ण संख्या q और r प्राप्त होती हैं कि a बराबर b इंटू क्यू प्लस r, जहाँ r या तो जीरो के बराबर होगा, या तो जीरो से बड़ा होगा, देखो यहाँ पर इज ग्रेटर देन सिंबल है, या फिर भाजक b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। भाजक b से हमेशा क्या रहेगा, छोटा रहेगा। तो इस कंडीशन को हम लोग कहते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। इस प्रकार यहाँ से यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका। अब इसके बाद का हमारा टॉपिक है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम।
ठीक है। तो एल्गोरिथ्म एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होती है जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करते हैं। तो इस एल्गोरिथ्म शब्द का मतलब ही ये है, ठीक है। तो ये एक सुपरिभाषित चरणों की श्रृंखला होगी जो एक विशेष प्रकार की समस्या को हल करने की प्रक्रिया या विधि प्रदान करेगी। तो मैं बात करता हूँ यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म की। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। तो यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म दो ठीक। मैं यदि मान लेता हूँ आपके पास C और D कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं। मैं मान लेता हूँ C और D आपके पास कोई दो धनात्मक पूर्णांक हैं, ठीक है। तो इस तरीके से मैं जब देखूंगा जो C क्या होगा, इज ग्रेटर देन D, ठीक है। तो इस तरीके से जब मैं C को D से भाग कराता हूँ, ठीक है, तो मैं C को D से क्या कराता हूँ, भाग कराता हूँ। तो मान लेते हैं अद्वितीय संख्या क्या आ गई, Q, ठीक है। और शेषफल कितना आ गया आपका R। तो इस कंडीशन में जब मैं चेक करता हूँ कि आपका शेषफल क्या 0 है, तो मैं यदि देखता हूँ इस कंडीशन में मेरा शेषफल यदि 0 होगा, ठीक है, इस कंडीशन में यदि मेरा शेषफल क्या होगा, यदि 0 होगा, तो जो यहाँ पर भाजक होगा, ठीक है, जो यहाँ पर ये भाजक होगा वही हमारा क्या कहलाता है, HCF, ठीक। यदि इस कंडीशन में शेषफल 0 नहीं है तो फिर ये भाजक, ये जो भाजक है ये हमारा HCF नहीं होगा। तो हम लोग यहाँ से लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म, ठीक है। तो चरण आपके यही हो जाएंगे, ठीक। अब जो चरण होते हैं, ठीक, चरण में बात करता हूँ, जैसे तो चरण नंबर फर्स्ट मैं चरण डाल लेता हूँ, चरण फर्स्ट। तो यहाँ से जो चरण फर्स्ट हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, C, है ना, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का C इज ग्रेटर देन हो जाएगा, सॉरी, C इक्वल क्या हो जाएगा, D इंटू Q प्लस R। मैं यहाँ से देखता हूँ R से 0 नहीं है। जब इस कंडीशन में R 0 नहीं है तो मैं जो ये R आया है, ठीक है, इसको क्या करा दूंगा, नया भाजक बना दूंगा, और D जो होगा ये क्या हो जाएगा, नया भाज्य बन जाएगा। इस तरीके से मान लेते हैं अद्वितीय संख्या कोई Q1 आ गई और शेषफल आपका कितना आ गया, R1 आ गया। तो इस कंडीशन में ये चरण आपका कौन सा हो जाएगा, चरण सेकेंड, ठीक है, ये चरण आपका फर्स्ट हो गया। तो ये हो जाएगा फिर D बराबर क्या हो जाएगा, R इंटू Q1, R इंटू Q1, अब प्लस क्या हो जाएगा R1। अब फिर क्या है, R नॉट इक्वल टू 0 है। अब इस कंडीशन में शेषफल क्या है, शून्य नहीं है, चेक किया, तो फिर क्या हो जाएगा, इसको हम फिर क्या बनाएंगे, नया भाजक, और जो पहले वाला भाजक था ये हमारा क्या बन जाएगा, भाज्य। तो इस तरीके से हम इसको भाग कराएंगे। तो जब भाग कराएंगे तो मान लेते हैं अद्वितीय संख्या आपकी Q2 आ गई और शेषफल मान लेते हैं कितना आ गया है, ठीक है, R2 आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं चरण नंबर कौन सा है, तीसरा। तो इस तरीके से मैं देखता हूँ
तो ये R बराबर क्या हो जाएगा, R1 इंटू Q2 प्लस कितना, R2। मैं इस कंडीशन पर भी देखता हूँ क्या कि शेषफल हमारा क्या है, 0 नहीं है। ठीक है, इस कंडीशन में भी शेषफल 0 नहीं, तो मैं इसको भी क्या बना दूंगा, भाजक। ठीक है, इसको भी क्या बना दूंगा, भाजक, और जो हमारा R1 हो जाएगा वो भाज्य बन जाएगा। इस तरीके से मान लेते हैं अद्वितीय संख्या कोई मान लेते हैं Q3 आ जाएगी, और शेषफल अब मान लेते हैं यहाँ पर कितना आ गया, 0 आ गया। रिमाइंडर हमारा कितना आ गया, ठीक है, कितना आ जाएगा मान लेते हैं, अभी R2 आया तो ये मान लेते हैं R3, तो ये क्या आ गया आपका, 0 आ गया। मैं मान लेता हूँ R3 कितना आ गया, 0 आ गया। तो जिस कंडीशन में शेषफल 0 आता है उस कंडीशन में जो भाजक होता है वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना आप सभी। तो इस कंडीशन में जो भाजक है यही आपका क्या कहलाता है, HCF। तो इस तरीके से ये चरण नंबर आपका हो जाएगा चौथा। ठीक है, तो ये हो जाएगा, तो R1 बराबर हो जाएगा R2 इंटू Q3 प्लस क्या हो जाएगा, ये 0 आ गया। तो इस कंडीशन में मैं देखता हूँ R बराबर क्या है, 0 है। तो ये जो चरण है यही चरण क्या कहलाते हैं, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो इस कंडीशन में यदि आपसे कहा जाता, ठीक है, कि C और D दो धनात्मक संख्याएं हैं, इनका क्या निकालिए, HCF निकालिए, तो हम लोग इसी तरीके से ये चरण करते हैं। ठीक है, तो चरण कैसे निकालते हैं, भाग प्रोसेस द्वारा। ठीक है, तो जिस कंडीशन में शेषफल 0 होगा उस कंडीशन में जो HCF होगा यही आपका क्या कहलाएगा, HCF। जिस कंडीशन में शेषफल आपका 0 होगा उस कंडीशन में जो भाजक होगा वही क्या कहलाता है, HCF कहलाता है। तो इस तरीके से हम लोग इसको समझ लेते हैं। ठीक है, तो अब इसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं एग्जाम्पल की। ठीक है, तो एग्जाम्पल नंबर, चलिए हम लोग बात करते हैं उदाहरण नंबर 1। ठीक है, तो उदाहरण नंबर 1 क्या है, 4052 और 12576 का HCF यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके ज्ञात कीजिए। तो यहाँ से मैं लिखूँगा 4052 और 12576, ठीक है, का HCF ये हमें क्या करना है, ज्ञात करना है। ठीक है, तो इस तरीके से हम लोग लिखेंगे। तो और इसका HCF ज्ञात करना है तो मैं लिखूँगा यहाँ से यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम से, किससे, यूक्लिड विभाजन
अर्थात मैं लिख सकता हूँ इस तरीके से, अर्थात मैं लिख सकता हूँ क्या 4052, 12,576, ठीक है, HCF बराबर कितना 4। यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। इस तरीके से हम लोग ये प्रोसेस चलता है यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करके, ठीक है। दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF इस तरीके से ज्ञात किया जा सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से कोई भी आपका क्वेश्चन होगा यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दो धनात्मक पूर्णांकों का HCF ज्ञात कीजिए, तो यही प्रोसेस हम लोग करेंगे, ठीक है। तो जो नंबर छोटा होगा उस नंबर से भाग कराएंगे बड़े वाले नंबर्स को, जो भी चरण होंगे, ठीक है, जो भी क्या होंगे चरण होंगे, उन चरणों को हम लोग क्या करेंगे लिख दिया करेंगे। तो इस तरीके से ये जितना भी ये प्रोसेस है, ठीक है, तो ये सब आपका प्रोसेस चलता रहेगा और इस तरीके से हम लोग इस क्वेश्चन को सॉल्व करके उसका HCF ज्ञात कर सकते हैं।